अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेड एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। आज के प्रोग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इम्पोर्टेंट कुछ इस तरह से कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेट करती है, उसके लिए आईटी एक रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। क्योंकि आईटी ही आजकल वो सपोर्ट है जो आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करवाने के लिए या आपको, जैसे हम कहते हैं ना, कि सेंट्रलाइज्ड पावर्ड यूनिट बनाने के लिए आपको आईटी की अशद ज़रूरत होती है। और आज के प्रोग्राम में हम ये कहेंगे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ज़्यादा शफ़क़त के साथ और मोहब्बत के साथ हमारे साथ भी रहते हैं। एंड देन अगेन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है। जी हाँ, अगर कोई भी बच्चा ज़ैबिस में आता है, चाहे वो उसका पहला दिन हो या डिग्री ख़त्म करते वक़्त उसका आखिरी दिन हो, उनकी मुलाकात सर अब्दुल हफ़ीज़ अब्बासी साहब से ज़रूर होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे थैंक हैं यू। सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। हाईली ऑनर्ड विद योर काइंड प्रेजेंस सर। और शो का टाइम और पॉडकास्ट का मामला कुछ इस तरह होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो सर जैसे ही बच्चा ज़ैबिस के अंदर आता है तो सबसे पहले उसको एक हमारा एक सिस्टम है पूरा, क्योंकि ज़ैबिस जो है पेपर फ्री ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक चीज़ इवन लोग विटनेस भी करते हैं और ये सब कुछ आप लोगों की मैं कहूँगा कि बहुत कोशिशों और काविशों से पाया तकमील तक पहुँचा है कि बच्चा जब ज़ैबिस में एनरोल्ड होता है तब भी उसको इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए अपनी एनरोलमेंट करवानी होती है, और जब फाइनल डिग्री का प्रोसेस होता है तब भी वो कंप्यूटर के थ्रू ही सारा प्रोसेस कर रहा होता है और तमाम तर सिस्टम डिजिटल है। तो सर मुझे सबसे पहली और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि हमारे जो एडमिशन सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा होता है? एंड देन अगेन मैंने ये ऑब्वियसली मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि वी आर द पायनियर्स इन दिस ईआरपी सिस्टम। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारा एडमिशन सिस्टम किस तरह काम करता है कि जब नया बच्चा आता है तो किस तरह उसको काम जस्ट लाइक अपना एडमिशन फॉर्म प्रोसेस करना हो या वो ख्वाहिशमंद है कि ज़ैबिस में वो दाखिले ले, तो वो किस तरह अपने आप को प्रोसेस करे सिस्टम में? Thank you very much, Atiq, for detailed introduction. It's an honor for me to discuss and interaction with, especially with the students, since our admission is already in process. तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आपको पता है कि ज़ेरबस्ट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट हु हैज़ स्टार्टेड दिस आईटी बेस्ड एनवायरनमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखिए हमने एडमिशन सिस्टम स्टार्ट किया था आई गेस 2007 और 8 में, यानी ऑनलाइन फॉर्म का सिलसिला। क्योंकि पहले ऑफलाइन फॉर्म हुआ करते थे, बच्चे आते थे यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस लेते थे, फॉर्म लेते थे, वो जाके फिल करके और उनके साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और सबमिट करवाते थे। तो इट्स वेरी लेंदी प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग। तो फिर हमने ज़ेबस ने डिसाइड किया कि हम इसको ऑटोमेट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ताकि बच्चे घर से बैठ के फॉर्म को फिल करें और उनकी जो रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साथ उसमें अटैच कर दें और उनको ज़्यादातर ज़ेबस आने की ज़रूरत नहीं पड़े और फिर हम जो है उनको लास्ट मोमेंट पे उनको एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर देते हैं वंस दे अगर वो फ़ीस अपनी जमा करवा देते हैं, यानी जो एडमिशन फ़ीस वगैरह। तो ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था और पर टाइम के साथ-साथ उसको हम इम्प्रूव करते रहे। ज़ाहिर है इनिशियल जब आप कोई अपना प्रोसेस करते हैं, कोई भी न्यू चीज़, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नाउ ऑलमोस्ट इसको जो है मोर देन समथिंग कि आप 18-19 साल हो गए हैं। बिल्कुल तो सर। नाउ इट्स इट्स अ क्वाइट मैच्योर सिस्टम है और हमें कोई क्यूरीज नहीं आती। लेकिन नो डाउट आईटी का आपको पता है कि बैकग्राउंड पे आपकी जो टीम होती है, दे आर ऑलवेज एक्टिव और वो सपोर्ट में अवेलेबल होते हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ऑन स्पॉट जो है उनको सपोर्ट की जाए। तो ये फॉर्म का सिलसिला ये है कि हमारा एडमिशन फॉर्म है जो कि admissions.zabis.edu.pk, उस पर आप जाएं और फिर अपना फॉर्म फिल करें। उसमें सारी डिटेल फॉर्म है जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन से ऑनवर्ड्स जो भी आपकी डिग्रीज हैं, तो इस तरह फॉर्म वो फिल हो जाता है। उसमें आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, अपना फ़ोटो, एनआईसी, एवरीथिंग। और जहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो वहाँ सपोर्ट होती है, जस्ट जो आपको वहाँ पर मैसेज करें, क्यूरी करें तो इंटरेक्टिवली आपको सपोर्ट टीम रेस्पॉन्स करती है। इसमें एडमिशन ऑफिस भी है, हमारी टीम आईटी की टीम भी है, ज़ैब सॉल्यूशन। तो ये हमने खुद ही इन हाउस डेवलप किया है और हम उसको मेंटेन करते हैं। तो ये एडमिशन का प्रोसेस, जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर बच्चे आके
यहाँ पर एडमिट कार्ड उनको इशू हो जाता है, वो ऑनलाइन भी इशू होता है और कुछ जाके फिजिकली वहाँ कलेक्ट करते हैं एडमिशन ऑफिस से, एंड इनके पास उस पे वहाँ पर उनको एडमिशन का जो टेस्ट का डेट है वो उनको मिल जाती है, एंड दे कैन कम टू ज़ेबस्ट फॉर देयर एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट फिर हमारा एक और सिस्टम है, ठीक है, उसमें सही। उसमें फिर हम जो है वो प्रोसेस करते हैं बच्चों की, यानी जो उनकी एप्टीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटर का बच्चा है तो उसमें हम उनको इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं, मैथ का आईक्यू और जनरल नॉलेज बीबीए के लिए, और यानी आप उसको कह लें कि सब सब्जेक्ट टेस्ट होता है एक पार्ट, तो वो रेलेवेंट होता है। कंप्यूटर साइंस का डिफरेंट होता है, बीबीए का अलग होता है, सोशल साइंस, बिल्कुल। मीडिया एंड सो ऑन। तो ये सही। हमारा पूरा जो है प्रोसेस है, एंड जब वो टेस्ट कंप्लीट क्लियर कर देते हैं तो देन फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट आवर एडमिशन फॉर्म, टेस्ट एंड इंटरव्यूज। अच्छा सर, हमारे ऑब्वियसली पॉडकास्ट है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी आपसे कुछ टिप्स भी ली जाएँ। बच्चे हैं डिफरेंट जगहों से अप्लाई कर रहे हैं, सारा प्रोसेस होता है, तो समव्हाट वो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट के बाद उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस भी होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके वो जो है अपना एनरोलमेंट टेस्ट देंगे, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। तो हम जब आते हैं एज़ अ स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ टेस्ट में, किस तरह का टेस्ट होगा। एंड समवॉट अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरे के मॉनिटर को देखते हैं और अपने मॉनिटर को देखते हैं तो देखते हैं यार सवाल आदि चेंज है, उसके पास चेंज है, मेरे पास चेंज है। तो ये हमारा सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अच्छा। एक ही लैब में हम देखते हैं कि 50 से 60 बच्चे बैठे होते हैं और सबकी स्क्रीन डिफरेंट होती है। अच्छा, एडमिशन टेस्ट सिस्टम जो हमने बनाया था, ये हमने बनाया था स्टार्टिंग इन 2001 एंड 2 में, और ये हमने स्टार्ट किया था फिर एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दे आर मैच्योर। और बिल्कुल। उस वक्त क्योंकि उसमें आपके पास जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका रेशो भी कम होता है, क्योंकि पीसीज आपके पास लिमिटेड होते हैं। तो ये हमने टेस्ट वहाँ से किया था, और फिर टाइम के साथ साथ उसको फिर हम इम्प्रूव करते रहे, और उसके बाद फिर हमने जो है एडमिशन टेस्ट यानी जनरल हमने अनाउंस कर दिया कि अब तमाम बच्चों की जेबस में जो भी अप्लाई करेगा, बिल्कुल। स्टार्टिंग विथ अंडर ग्रेड से लेकर पीएचडी तक सबका टेस्ट हुआ करेगा। तो फिर टेस्ट का ऐसा है कि हमने एक जो है ना वो डेटा बैंक बनाई, यानी तमाम फैकल्टी मेंबर्स से, यानी जो जो जिस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है उनसे हमने डेटा लिया, क्वेश्चन और बैंक जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक। और वो क्वेश्चन बैंक को जो है हम अपडेट करते रहे एवरी ईयर, और तमाम कैंपसेस से हम जो है वो फैकल्टी से क्वेश्चंस लेते थे। और ये जो सॉफ्टवेयर हमने टेस्ट का बनाया है, ये इस तरह है कि इसकी लॉजिक ये है कि रैंडम जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके क्वेश्चंस डेटा पूल से रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करता है और वो असाइन कर देता है हर कैंडिडेट को। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर पे बच्चे जो है ना वो लैब में एक साथ बैठे होते हैं ना, एक रो में सपोज 3 साथ बैठे होते हैं पैरेलल। तो होता ये है कि फिर अब वो एक बच्चा स्पेस इतना कम होता है कि ऑब्वियसली एक बच्चा जब वो टेस्ट कर रहा होता है तो वो दूसरी की स्क्रीन की तरफ देखेगा, तो ज़ाहिर है फिर वो क्वेश्चन पढ़ भी सकता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, इतना नज़दीक होते हैं। तो फिर हमने लॉजिक ये की कि भाई इसको इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन सपोज 100 क्वेश्चन हैं और डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना उसमें। बिल्कुल। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में जैसे सपोज 5 सेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें एंटोनिमस है, सिनोनिमस है, ठीक है, ग्रामर है, ठीक है। तो इस तरह अब हर क्वेश्चन के सेक्शन के 10-10 क्वेश्चंस हैं। तो हमने ये किया कि हर बच्चे के पास उस सेक्शन में जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आए, या वो क्वेश्चन की जो नंबरिंग है और सीक्वेंस वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, तो मैं अगर आपके साथ बैठा हूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा होगा। सही। ठीक है, सेक्शन उसी में से सेम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो इससे ये होता है कि वो फिर बच्चे को पता नहीं चलता कि अगर वो देखेगा अभी तो वहाँ उसको नज़र आएगा कि वहाँ तो क्वेश्चन और है, मेरे पास तो कुछ और है। तो इसलिए वो उसको चीटिंग के जो है ना उस सिनारियो में मतलब वो नहीं कर पाते। एक तो ये है। दूसरा ये भी है क्योंकि इन्विजिलेटर्स भी होते हैं ऊपर, वो देख रहे होते हैं, और हम जब टेस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़कर भी, हमारा इंस्ट्रक्टर उनको पढ़ के सुनाता है फैकल्टी मेंबर, और साथ में जनरल इंस्ट्रक्शंस उनकी स्क्रीन पे पहले से डिस्प्ले हो रही होती हैं, जिसमें सारी ये इंस्ट्रक्शंस लिस्ट डाउन हुई होती हैं। तो इस तरह जो है वो टेस्ट जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट और फ्री इन्वायरमेंट में इजीली हो जाती है।
ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज तो होते हैं, वो बिल्कुल। मिस्टेक करते हैं कभी कभार जो है वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल वो समझते हैं कि इसने सी सेलेक्ट किया है तो शायद मेरा ऑप्शन भी सी है, लेकिन वो नहीं होता, और ये हम क्लियरली बताते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सही। तो ये इसलिए डेटा मैंने आपको बताया कि वो रैंडम जनरेट होता है, तो इसलिए हर स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप इवन के सर वो ये चल। बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बच्चा अपनी पूरी प्रिपरेशंस करके आए, एंड देन अगेन हमारी वेबसाइट पे जो बच्चा अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है, तो उसको एक डमी जस्ट लाइक गाइडलाइंस के हवाले से टेस्ट का एक सैंपल पेपर भी मिल जाता है कि उसको फॉलो करते हुए अपनी अच्छे से तैयारी कर सकता है। एंड देन अगेन जब बच्चा एनरोल्ड हो जाता है, जैबस का पार्ट बन जाता है, स्टूडेंट एनरोल्ड हो जाता है, तो उसको सबसे पहले सामना करना पड़ता है हमारे ईआरपी सिस्टम का, क्योंकि हमारी पूरी चीजें सिस्टमेटिक वे से चल रही होती हैं, चाहे वो हमारी क्लास की असाइनमेंट्स हो, क्विज हो, या कोई प्रोजेक्ट हो, या अटेंडेंस हो, डेली बेस की हम बात करें, या अटेंडेंस के साथ कोर्स मटेरियल हो, तो वो सब कुछ उसको मिलता है हमारे स्पेशली एक्सक्लूसिव जो हमारा ईआरपी सिस्टम है, जैप ज़ैपडेस्क। ज़ेपडेस्क। तो सर ज़ैपडेस्क के बारे में आप हमें बताएँ कि ज़ैपडेस्क का इत्तेफ़ाक कैसे हुआ और ये काम कैसे करता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई बच्चा अगर 2 एब्सेंट्स भी करता है तो उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये ज़ेपडेस्क जो है ना हमारा, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द पाकिस्तान का पहली हम ज़ेबडेस्क इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसने ये एकेडमिक ईआरपी सिस्टम खुद इन हाउस डेवलप किया, ठीक है। सही। तो वी आर कह सकते हैं कि हम इसमें पायोनियर हैं। ये हमारा, आपको पता है, ज़ेब सॉल्यूशन के नाम से हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, बिल्कुल। ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया था 1998 और 9 में 99 सही। में। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल छोटी लेवल पे था, 2-3 डेवलपर से दे स्टार्टेड, हम वेबसाइट पे काम करते थे। और फिर उसके बाद ये था कि हमने बीएस प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है, 99 के बाद, 98-99 में। तो जब हमारे 2 साल के बाद हमारे बच्चे जब उसमें आए फाइनल ईयर में, तो हम एक फाइनल ईयर में उनको प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को, बिल्कुल। ठीक है। और वो एफवाईपी जिसको हम आजकल कहते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में बच्चों ने इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें ये था कि स्टूडेंट्स अपना क्लास की आउटलाइंस हों, टीचर अटेंडेंस मार्क करे, ठीक है, मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स की जो भी है क्विजेज असाइनमेंट्स वगैरह वो सारी उस पर डिस्प्ले हो जाए। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। यानी एक्चुअली ये स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था, उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर हमने कहा कि यार इसको लेट मेक इट प्रोफेशनल। तो फिर हमने इसको प्रॉपर तरीके से ज़ेब सॉल्यूशन के थ्रू तमाम आईटी की जितनी हमारे पास फैकल्टी और स्टाफ था, उन सब ने जो है मिलकर इस पे काम शुरू किया, जिसमें स्टार्टिंग विथ पेपर वर्क, जो मैनुअल काम होता था उसको हम ऑटोमेट कैसे करें। तो ये फिर इस तरह तकरीबन हमें 2 साल 2.5 साल लगे, और फिर हमने इसको ऑटोमेटेड कर लिया, क्योंकि अब तो इट्स क्वाइट मैच्योर, ठीक है। इंडीड। अराउंड आप देखें कि इसको तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, तो 22 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर पैसेज ऑफ टाइम इसमें इम्प्रूव करते रहे, फैकल्टी से फीडबैक लेते थे, बाकी डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड ऑफिस, तो तमाम एडमिशन सबका जो है वो फीडबैक आता था, उसके हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट किया। नाउ माशाल्लाह इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और वेरी डिटेल में जो है वो ज़ेबडेस्क है, जिसमें बच्चा जब आता है हमारे पास एडमिट होने के बाद, तो वो सबसे पहले अपना क्लास की यानी कोर्स की रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करता है। कोर्स रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके बाद इसी तरह फैकल्टी जब हमारे पास आती है, न्यू फैकल्टी, वो सबसे पहले जाके अपना प्रोफाइल बनाने के बाद वहाँ जाके आउटलाइंस डाल देती है जो क्लास उसको असाइन होती है। बिल्कुल। तो आउटलाइन डालने के बाद जैसे आउटलाइन डालेगा तो फिर उसको सेकंड ऑप्शन आता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप बताएं। तो फिर मार्किंग का पूरा समरी होती है, वो उसमें बता देता है कि असाइनमेंट्स के इतने नंबर होंगे, क्विजेज इतनी होंगी, प्रोजेक्ट इतना होगा, फाइनल मिड टर्म, ठीक है। तो वो सारी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है और जब वो क्लास लेकर अटेंडेंस डाल देता है, तो वो स्टूडेंट्स को सारा रिकॉर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है कि मेरे क्लास की प्रोग्रेस क्या है, मैंने कितनी क्लासेस अटेंड की है। जब टेस्ट हो जाता है उनका, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट हो गई या क्विज हो गया, टीचर जैसे वो मार्क्स उसमें डाल देगा, स्टूडेंट को पता चल जाएगा। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें पूरी जो प्रोग्रेस होती है वो आपको वीकली आप उसमें इजीली चेक कर सकते हैं।
और यही इन्फॉर्मेशन फिर हम कोशिश करते हैं अंडर ग्रेड के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल सर। उनके पेरेंट्स को भी शेयर कर देते हैं, ताकि वो बच्चे की अपने बच्चे की परफॉर्मेंस देख सकेंगे, मेरा बच्चा जो है क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, जब इसमें क्लासेस अटेंड कर रहा है। और इसमें देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 3 एब्सेंट्स करता है तो ठीक है, वहाँ तक हमारे पास है कि 3 एब्सेंट्स आप कर सकते हो। अगर जैसे ही आपने 4th एब्सेंस की तो उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिक आपका जो ज़ेप डेस्क पे आपका रेड लाइन आ जाएगी और आपको एफ ग्रेड असाइन हो जाएगा। सही। ठीक है ना? तो ये इस वजह से जो फैकल्टी है दे आर वेरी केयरफुल। स्टूडेंट्स जो है उनको पता है कि मैंने 3 से ज़्यादा एब्सेंस नहीं करनी। इसी तरह पेरेंट्स को भी पता होता है कि अगर बच्चे ने किया है तो अब ये रिपीट करेगा ये कोर्स। तो दिस इज़ हाउ ज़ेपडेस्क। फिर इसमें ये है कि ज़ेपडेस्क के अंदर नॉट ओनली कंटेंट्स और या जो है मार्किंग, बल्कि टीचर्स जो है सारे अपने नोट्स वगैरह जो भी हैं वो भी अपलोड करते हैं। वो स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक वहाँ से मिल जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि टीचर ने ये अपलोड की है। उसको ज़ेपडेस्क पे लॉगिन करके वो अपना नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और टोटल प्रोग्रेस उनको वहाँ पर नज़र आती है। और ये हर सेमेस्टर वाइज जो भी जैसे सेमेस्टर क्लोज होता है, नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो फिर उनको कोर्स की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो उनकी CGPA पासिंग ग्रेड्स वगैरह सब उनको नज़र आ रहे होते हैं। और ये प्रोसेस जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो डिग्री कंप्लीशन की भी उनके पास कांग्रेचुलेशंस आ जाती है, उनको CGPA नज़र आता है कि यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई डिग्री की रिक्वायरमेंट, और फिर वो अपनी क्लियरेंस की तरफ जाते हैं। इवन उनको पूरे 4 साल या 2 साल जितना भी उनका टाइम गुज़ारते हैं, चाहे अंडर ग्रेड्स हो या ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या पीएचडी प्रोग्राम्स में हो, तो अगेन उनको पूरा डेटाबेस अपनी पूरी सेमेस्टर वाइज़ मिल जाता है कि आपने क्या किया है, किस कदर किया है, कितने मार्क्स आपके थे या कहाँ-कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मीनवाइल सर एक और भी चीज़ है ना हमारे पास एसएमएस, जिसमें हमारे खुदा न खास्ता के क्लास कैंसलेशन होती है, तो वो भी हमारे आईटी के निस्बतन ये सारा मामला है शायद। बिल्कुल, ये ज़ेप डेस्क के थ्रू ही हमारे पास, क्योंकि हर क्लास की आपको पता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होती है, तो ये एकेडमिक डिपार्टमेंट के पास पूरी क्लास की प्रोग्रेस का पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमरजेंसी हो गई, कोई टीचर जो है नहीं आया क्लास में या पहले से रीशेड्यूल करवाना चाह रहा है, तो उसको एकेडमिक डिपार्टमेंट जैसे उस क्लास को सिलेक्ट करेगी और वो मैसेज बना के उनको भेज देगी, वहाँ से पुल करेगी मैसेज को और वो सब तमाम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि आज आपकी क्लास जो है वो कैंसिल हो गई है और ये रीशेड्यूल होगी XYZ डेट पे। तो SMS का सिस्टम भी हमारा इसी ज़ेपडेस्क से एसोसिएटेड है और इसको भी जो है वो इसी तरह ही रन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल फाइनेंस भी SMS यूज़ करता है कि अगर कोई फ़ी का किसी को ड्यूज़ हैं और उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई या फीस की डेडलाइंस हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उनका फीस का मैसेज चला जाता है। एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम का स्केड्यूल की चली जाती है, रिकॉर्ड से क्लियरेंस का मैसेज चला जाता है। तो इस तरह जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिनका जो रोल है एकेडमिक मोस्टली क्लासेस के स्केड्यूल को देख रहा होता है, तो क्लासेस का स्केड्यूल उनके बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। ऑब्वियसली देखा जाए जब हम बात करते हैं शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी और साइंस की बड़ी बात चलती है एंड देन अगेन माशाल्लाह आप हेड ऑफ आईटी हैं, तो हमारे यहाँ ज़ेप सॉल्यूशन भी है, डेटा सेंटर भी है, ज़ेप एफएम डिजिटल भी अब अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 डिकेड के बाद डिजिटल हो चुका है। हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आप हमें पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे पॉडकास्ट अब आप देख रहे हैं, सब चीज़ें डिजिटलाइज़ पे ज़ेबेस्ट की हैं। सर बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ कि हमारी जो फैसिलिटेशन है, क्योंकि हम वन ऑफ द ये कहूँगा कि पायनियर एंड वन ऑफ द रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन इन टेक्नोलॉजी, तो हमारी जो जितनी भी लैब्स हैं, चाहे उसमें स्मार्ट लैब हो, स्पेशलाइज्ड लैब हो, जनरल लैब हो या मीडिया की लैब हो, इसमें सर हम किस तरह की टेक्नोलॉजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्पार्ट करते जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि वाकई जैसा कि हमारे पास एआई आ चुका है, रोबोटिक्स आ चुका है, ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सब चीज़ों के लिए हमें ऑब्वियसली जितनी हमारी डिफरेंट किस्म की वर्सटाइल डिग्रीज हैं, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी वैसी है। तो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी किस कदर अपडेटेड है? ठीक है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़ेबस जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो वी आर वन ऑफ द पायोनियर इन कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड। क्योंकि देखें, आईटी वो फील्ड है जो आपकी तमाम चीज़ों को
इंटीग्रेट करता है और आपको यानी नई-नई चीज़ें आपके पास जब होती हैं तो यू कैन ईज़िली वर्क आउट। अच्छा, अब आईटी में हमारे पास लैब्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 किस्म की लैब्स हैं। एक वो है जो जनरल लैब जिसको हम कहते हैं। जनरल लैब का ये फंक्शन होता है कि वहाँ पर कोई भी आप कोर्स वहाँ पर मतलब कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस से हो, सोशल साइंस, मीडिया साइंस, एनी एनी जिसमें बेसिक कोर्सेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रो टू कंप्यूटर हो गया, ठीक है? इस तरह। प्रीरिक्विजिट्स जो जी, भी जी, हैं। बिल्कुल, जो जो रिलेवेंट टू कोर्स होता है, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज़्ड सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा हमारे पास वो कोर्सेज़ हैं जो लैब बेस्ड कोर्सेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ यूज़ होती हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के लिए हमें स्पेशल जो है वो सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं। आपको पता है कि सी प्लस प्लस से स्टार्ट करके जावा और डॉट नेट तक बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो वो हमने सेपरेट एक लैब जो है वो डेडिकेटेड सीएस लैब बनाई हुई है। इसी तरह अगर हम मीडिया लैब की बात करें तो मीडिया की स्पेशलाइज्ड लैब है जिसके अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिर्फ उनकी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए या उन रेंडरिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं और बिल्कुल। मीडिया के लिए मैकिन्टॉश यूज़ होता है एप्पल का, ठीक है? तो इस तरह फिर हमारे पास मेगाट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं उनकी स्पेशल लैब्स होती हैं, ठीक है? जिसमें उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे उनकी इक्विपमेंट विथ एसोसिएटेड या इंटीग्रेटेड विथ पर्टिकुलर कंप्यूटर, तो वो वहाँ पर अपनी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने जो है एक मैनेजमेंट की सेपरेट लैब बनाई है डेडिकेटेड, क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं उनके लिए, तो वो उसके लिए सेपरेट यूज़ होती है। और अभी हमने रिसेंटली एआई और रोबोटिक की लैब बनाई है जिसमें हमारे पास समझ लें कि 40 प्लस जो है वो डेडिकेटेड लैपटॉप्स हैं, लेकिन वो स्पेशल लैपटॉप हैं विथ उनके साथ एक स्पेशल ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जिस पे एआई के सॉफ्टवेयर ही सिर्फ रन करेंगे। तो ये हमारे पास समझ लें कि हमने उनको कैटेगराइज़ किया हुआ है, ठीक है ना? एक हमारे पास लैब है स्मार्ट लैब हम उसको कहते सही। हैं, ठीक। स्मार्ट लैब में ये है कि वहाँ पर भी हमारे पास तमाम लैपटॉप्स हैं, 50 प्लस लैपटॉप्स हैं और वो तमाम वाई-फाई बेस्ड हैं और वहाँ इंटरैक्टिव हमारे पास एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे टीचर्स जो है अपनी सारी प्रेज़ेंटेशन या जो भी वो प्रैक्टिकल करवाना चाह रहे हैं, तो वो इंटरैक्टिवली स्टूडेंट्स के साथ भी जो है इंटरैक्ट करता है और प्लस प्रेज़ेंटेशंस भी वहीं पर यानी उनको डेमो फॉर्मेट में शो कर रहा होता है। तो इस तरह हमारी जो लैब की फंक्शनलिटी है वो इस तरह होती है और तो वो जनरल और स्पेशलाइज्ड लैब्स सही। हैं। अच्छा सर, अब अगेन जैसा कि हमने देखा है कि लैब्स में हम जाते हैं तो हमारी तकरीबन लैब्स इक्विप्ड होते हैं मल्टीमीडिया, पूरा प्रोसीजर उसके पास अवेलेबल होता है कि कोई भी किसी भी तरह का गैजेट इज़िली प्लग एंड प्ले हो सकता है वहाँ पर। बिसाइड दिस एक बहुत बड़ी हमारे पास एक मैं कहूँगा कि स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली आजकल दुनिया ऐसा हो चुकी है कि हर किसी के पास कुछ गैजेट्स होते हैं, जिसमें वाई-फाई की अशद ज़रूरत होती है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे उनके आईपैड्स हों, चाहे उनके पर्सनल लैपटॉप्स हों, चाहे उनके सरफेस टैब्स वगैरह इस तरह की जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रही हो। तो देखा गया है कि रैबिस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5000 बच्चा एनरोल्ड है, तो वो तकरीबन सारे बच्चे विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी हसल ईज़िली हमारी वाई-फाई रिसोर्सेज़ को एक्सेस करते हैं। इसका प्रोसीजर कैसे है और ये कैसे काम करता है? अच्छा, देखिए वाई-फाई का जो ये हमने इसमें भी ज़ेबस जो है वो वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है कि वाई-फाई हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर जब बिल्कुल नई-नई ये टेक्नोलॉजी आई हुई थी। तो उस वक़्त हम जो है हमारे पास 2 कैंपसेस थी 90 और 100, तो उन दोनों बिल्डिंग्स में हमने वाई-फाई के राउटर्स और जो है डिवाइसेस इंस्टॉल की थी। तो उसके बाद से अभी तो आपको पता है वी आर 8 बिल्डिंग्स, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हमारा नेटवर्क है और अ, इसके अलावा हमारे पास डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर आपको पता है कि वो एक कंप्लीट एक ये आईटी का एक फंक्शन जिसमें तमाम हमारे सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, एवरीथिंग तमाम चीज़ें वहाँ पर होस्टेड हैं। तो अब ये है कि हमने तमाम बिल्डिंग्स में वाई-फाई डिवाइसेस लगाई हुई हैं
और उसका सिंपल प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए इस तरह है कि वो आते हैं जस्ट, और अपना जो उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और मैक एड्रेस ऑफ लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी गैजेट है, आईपैड है, वो जस्ट जाके वहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं वंस। तो उसके बाद फिर दे आर कनेक्टेड टू विद इन ऑल बिल्डिंग्स, जहाँ भी जाएंगे तो उनको वाईफाई की एक्सेस मिलेगी। और वाईफाई से फिर उनको फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी असाइनमेंट्स, इवन ज़ेप डेस्क की जो उनकी एक्टिविटी है, वो भी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं पर बैठ के कर सकते हैं, यानी कैंटीन में बैठ के कर सकते हैं, किसी जो है कॉरिडोर में कर सकते हैं। तो जितने भी वॉक करते हुए इजीली तमाम जॉब्स की जो एप्लीकेशंस हैं, यानी वो उनको एक्सेस हो जाती हैं। तो वाईफाई का आजकल वैसे भी आपको पता है कि बहुत ही डिमांड है, बच्चे इट्स बिकम अ ब्लड फॉर द पीपल। एग्जैक्टली। और तो वो एक समझे प्लग एंड प्ले का सिलसिला है कि कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज सामने आ रही है मेरे दिमाग में कि हमारा जब स्टूडेंट जब एनरोल्ड होता है तो हमारे पास ऑब्वियसली लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम अतीक है, atik.rafiq@gmail.com फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक ईमेल आईडी है। मगर जब हमारे पास ज़ैबिस के अंदर एक स्टूडेंट आता है तो उसको जीमेल के पोर्टल पे, जस्ट लाइक आपने www.gmail.com पे आप चले गए, आपने वहां मेल बॉक्स खोला तो आपको ज़ैबिस एक आईडी देता है जो कि खुलती जीमेल पे है, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी नंबर होता है, उस नंबर के बाद @zabist.pk लगता है, उस पर जीमेल नहीं लगता। और तकरीबन तमाम स्टूडेंट जितने भी इनरोल्ड हैं सर उनके पास ये होती है, और जीमेल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी उनको उसके साथ मिलते हैं। ये सिस्टम क्या है सर हमारे पास? अच्छा, ये देखिए, इसका इस तरह सिलसिला है कि जब वो कोविड आया ना, जी जी सर। तो कोविड से पहले तो हमारे क्लासेस जो है वो फिजिकल हुआ करते बिल्कुल। थे, ठीक है। तमाम बच्चे आते थे यहाँ ज़ेबिस में क्लासेस अटेंड करने के बाद, उनको ज़ेप डेस्क चाहिए तो वो एक्सेस कर लेते थे, घर से भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। कोविड के दौरान आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, जैसे क्लासेस ऑनलाइन हो गए, ठीक है। अब क्लासेस ऑनलाइन जब होना शुरू हुए तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो इंस्टीट्यूट्स के लिए तमाम वर्ल्ड वाइड, वो ये था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को हम कैसे मॉनिटर करें, ठीक है। और बच्चों की अटेंडेंस हो गई, और प्लस जो है उसके अलावा जब वो क्लास उसने अटेंड की है या नहीं की, और क्लास में जब वो आके ऑनलाइन बैठ रहा है तो किस आईडी से वो रजिस्टर्ड हो, सही। ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो जिनकी प्राइवेट आईडीज़ बनी हुई थी जीमेल पे, किसी की आउटलुक पे है, किसी की जीमेल है, किसी की हॉटमेल है, याहू है, डिफरेंट थे। तो हमें तो ये था चैलेंज कि हम उनको एक यूनिक आईडी दे दें, और जो कि एसोसिएटेड हो ज़ेबिस के नाम के साथ, जो ज़ेबिस डोमेन है उसकी, और उस पे जो है उनको जितना भी मतलब वो अपनी क्लास अटेंड करेंगे तो उनको वहाँ पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन प्लस नोट्स, टीचर के जो भी क्लास उसने ली है वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है, तो ऑडियो या वीडियो की फॉर्मेट में उनको मिलना चाहिए। तो देन फिर ये है कि गूगल ने जो ऑनलाइन क्लासेस अपने स्टार्ट किया था, जो पोर्टल बनाई फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, तो हमने गूगल से ये जो है हमने सर्विसेज ली, ठीक है। और गूगल ने ये किया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ख़ास करके एकेडमिक, ड्यूरिंग कोविड उन सबको ये सर्विस दी, स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें बच्चे आके रजिस्टर करें। लेकिन अगेन बात वही थी कि इसको आपने कस्टमाइज़ करके और अपनी यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज़ प्रोसेस है उनको भी इंटैक्ट रखना है। तो फिर गूगल से हमने वो डोमेन परचेज़ किया, जिसमें स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर @zabis.pk, बिल्कुल, ठीक है। अब इसको हमने प्रॉपर्ली उनसे हमने परचेज़ किया, और जो उनकी फ़ीस होती है एनुअल वो हमने पे की, और उसके थ्रू फिर हमने ये अकाउंट्स फैकल्टी को भी दिया और स्टूडेंट्स को भी दे दिया, ठीक है। इससे ये हुआ कि जो टीचर क्लास जब ऑनलाइन लेता था तो उनके पास पहले से पता होता था कि मेरी क्लास के अंदर इस रजिस्ट्रेशन से इस रजिस्ट्रेशन तक ये बच्चे हैं, तो वो उन्हीं क्लासरूम को सिर्फ अलाउ करता था, जो उसके क्लास के रजिस्टर्ड बच्चे हैं वही घर से बैठ के इनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई एनोनिमस जो है अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये मोस्टली होता था कि
वो शुरू-शुरू में आपको पता है कि डिफरेंट ईमेल्स होती थी, बच्चे क्लास को डिस्टर्ब कर देते थे। कोई ऐसे बच्चा जो है वो क्लास बिल्कुल, में जो है वो अनरजिस्टर्ड बच्चा आके और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देता। बिल्कुल। तो ये फैसिलिटीज़ जो है फिर विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम ये इम्प्रूव होती गई और फिर हमने इसको अब प्रॉपरली हर बच्चे को उसकी अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ज़ेबस.पीके की आईडी देते हैं और उसी से फिर उनकी फर्दर कम्युनिकेशन होती है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, प्रोग्राम मैनेजर के साथ, एचओडी के साथ। और तो ये इसकी लॉजिक ये थी कि ऑनलाइन सही है। क्लासेस यानी आफ्टर कोविड, अब तो कोविड नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये अभी तक हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों को उस पे तमाम यानी जो एकेडमिक पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, इवन क्लास नोट्स वगैरह, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वो ईज़िली वहाँ मिल जाते हैं इस पे। बिल्कुल। सर ऑब्वियसली ज़ैबस का जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी के हवाले से हम पायनियर रहे हैं बहुत सारे मामलात में। देन अगेन ज़ैबिस्ट का हमेशा नाम जब आता है तो हमारे यहाँ रिसर्च और एकेडमिक लेवल की जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ होता है। तो ऑब्वियसली आईटी सपोर्ट्स के अंदर एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम आता है जैसे हम कहते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अगेन वो जब अपना एक बच्चा थीसिस बनाता है या अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाता है तो उसकी कोई फाइल होती है। देन अगेन वो आप प्रोसेस करते हैं कि उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा कि हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, जिसमें आजकल मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे एआई पे काम करते हैं एंड देन अगेन अब वो भी पकड़े जाते हैं। तो उसको पकड़ने का हथियार भी आईटी के पास है। तो आई बिलीव कि टर्निटिन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ये सारा आईटी के थ्रू प्रोसेस कर रहे होते हैं। सर इसका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि अंडर ग्रेजुएशन से लेके डॉक्टरेट प्रोग्राम तक बच्चों को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जी, अच्छा। अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ख़ास करके उन बच्चों के लिए क्योंकि आजकल के दौर में आपने जैसे खुद कहा कि एआई जो है वो टूल आ गया है और एआई ने एक जगह मतलब ये कि बच्चों को बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है कि वो बच्चे अपनी असाइनमेंट जो है वो सिर्फ लिख देते हैं तो उसको पूरी असाइनमेंट का राइट अप बना के दे देता है एआई, ठीक है। लेकिन इसके साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि बच्चे जो है वो खुद जो है नहीं मतलब पढ़ पाते, ना कोई रिसर्च करते हैं कोई, तो ये बहुत ही डेंजरस है इंडीड। इन द सेंस, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो आगे एकेडमिक में जाना चाहते हैं, इवन प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं कि दे शुड बी एबल कि कुछ खुद राइट कर सकें। अच्छा, अच्छा अब हम आ जाते हैं टर्निटिन पे। टर्निटिन जो है ना एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है जो कि आपके प्लेजरिज्म को चेक करता है सही। कि आपने ये जो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक एसे लिखा है, ठीक है, 200 वर्ड का एसे लिखा है, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अतीक ने ही बिल्कुल। लिखा है अपनी ओन वर्ड्स में या इसने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो उस कॉपी पेस्ट को चेक करने के लिए टर्निटिन यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि हमने परचेज़ किया था 2011 में और उसको हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं और इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो कि सिमिलरिटी इंडेक्स को चेक करता है। सिमिलरिटी इंडेक्स का मतलब ये है कि आपने जैसे अभी मैंने बात की ना कि आपने 200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा, ऐसे लिखा है और उस ऐसे को जब मैं अपलोड करके टर्निटिन पे डालूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये आपने खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि वो सोर्स उठाएगा कि इस वेबसाइट से उठाया है आपने, कॉपी पेस्ट किया है या किसी इंटरनेट की किसी और सोर्स से उठाया है या किसी पब्लिकेशन से। तो ख़ास करके हम इसको एम्फसाइज़ करते हैं उन स्टूडेंट्स पे जो कि फाइनल ईयर के होते हैं और प्लस जो एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जो थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशंस लिखते हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी रिपोर्ट्स, थीसिस सारी जो है टर्निटिन से चेक करवा के और फिर सबमिट कराएँ। तो इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर बच्चे ने कहीं से जो है कॉपी पेस्ट किया है तो वो सेकंड हम 2 ऑप्शंस देते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चेक करवाए, सेकंड अटेम्प्ट में उसको इम्प्रूव करे जहाँ-जहाँ उसने कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह वो अपने सॉफ्टवेयर को रिपोर्ट को इम्प्रूव करके और फिर फाइनल सबमिट करवाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एआई के पार्ट पे। एआई क्योंकि अब रिसेंटली आया है, तो टर्निटिन ने अभी इसको स्पेसिफिक ये किया है कि उसमें उसका पार्ट ऐड कर दिया है एआई का, ठीक है।
जो कि सिर्फ डिटेक्ट करके हमें बताता है कि ये पार्ट, इतना पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर 5 चैप्टर की कोई थीसिस है और उसमें सपोज कंक्लूजन है लास्ट चैप्टर, वो आपने खुद नहीं लिखा, आपने कहा कि ये मुझे एआई साफ कर एआई लिख के दे, ठीक है, तो टर्निटन आपको बता देगा कि भाई ये जो लैंग्वेज यूज हुई है दिस इज यूज्ड बाय एआई नॉट योरसेल्फ, तो फिर वो उसका पूरा उसको हाईलाइट कर देता है, ठीक है। सही। तो दो पार्ट हो गए इसके ना, एक टर्निटिन की सिमिलरिटी इंडेक्स का, वो तो सोर्स भी बता देता है कि यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट। इसमें सोर्स, क्योंकि सोर्स नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं एआई, तो एआई में आपको मोस्टली वो एक लैंग्वेज की फॉर्मेट बना के वो बता देता है, तो वो पूरा यानी पैराग्राफ दो, एक पेज हो, 2 पेज जो भी है, वो जस्ट हाईलाइटेड हो जाता है कि इतना परसेंट, 20% या 10% जो है ना वो एआई ने डिटेक्ट करके बताया कि ये एआई यूज हुई है यहाँ पर। सही। तो स्टिल इन प्रोग्रेस। तो ये जैसे अब फर्दर एआई के जितने डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं तो वो उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स को समझ लें कि एक लर्निंग स्टेज है उनके लिए कि उसको खुद बेहतर करके लिखें, ठीक है ना। एआई का मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं ना कि जैसे हर चीज़ का एक एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो एडवांटेज ये है कि आप इजीली कोई भी उसको क्वेश्चन दे, उसका आंसर वो आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर रिसर्च बेस्ड आप काम कर रहे हैं और वो आपको पूरा उसका कोई भी आपने क्वेश्चन डाल दिया उसका आंसर दे रहा है, तो आपको एक ज़िंदगी आसान तो हो गई, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। आप उससे हेल्प लें, ठीक है, एक हद तक, लेकिन उसको आप रिफ्रेश करें, अपने वर्ड्स में लिखें, वो बेहतर होता है। आप अगर एज इट इज़ उसी को आगे उसी भेज देंगे तो वो डिटेक्ट भी हो जाता है और पता भी चल जाता है, और लेकिन ये है कि फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये जो भेजा है वो क्या चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये अच्छा, इसमें सर एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि एआई के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत ही रीसेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, क्योंकि उसके अंदर भी एक लिमिटेशंस लगी हुई है, क्योंकि वो कुछ रिकॉर्ड जो बहुत ही आपका करीबी सालों का रिकॉर्ड है, दिनों का या महीनों का नहीं, सालों का रिकॉर्ड वो नहीं उठाता, कुछ प्रीवियस टाइम के रिकॉर्ड से उठाता है। तो स्टूडेंट को ये भी समझना चाहिए कि अगर आप उस पर रिलायबिलिटी इतनी रखेंगे तो ये आपको लेट डूबेगा भी। जैसे आपने पहले भी कहा कि फ़ायदा भी है तो उतने नुकसानात भी हैं। बिल्कुल है, 100% एग्री। ये ऐसा ही है, क्योंकि आप देखिए ना, हर चीज़ तो एआई को भी पता नहीं होती कि ये, क्योंकि एआई तो एक्चुअली एक समझिए टूल है मशीन लर्निंग का, जो कि आपके टाइम के साथ साथ लर्न कर रहा होता है। अब देखिए इसमें ये भी हो रहा होता है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बड़ा लिख देते हैं, मतलब 2 पैराग्राफ का समझ लें, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी वो सेंस कर रहा होता है कि ये भी जो पूछ रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन के अंदर भी कुछ आंसर्स होते हैं। ऐसा ही है सर। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अभी जो है अर्ली स्टेज पे है, तो विद टाइम के साथ साथ ये मैच्योर हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त थोड़ा सा उसमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, ख़ास करके हमारे जो यूथ है और स्टूडेंट्स हैं उनको उसको यूज़ करें, लेकिन पॉजिटिव साइड में, नॉट नेगेटिव साइड। सर सो फार आज की हमारी ये एपिसोड काफ़ी कम्प्रिहेंसिव रही है, तकरीबन हमने हर मोड को आज टच किया है। एंड देन अगेन प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम पर जाता है। एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके आजकल जो टाइम है, जैसे हम फिर उसी एआई की बात कर रहे हैं, तो मेरा मैसेज यही है कि अब जो वक्त आ रहा है वो स्किल बेस्ड टाइम होगा, ठीक है, यानी जिसमें आपकी डिग्री की अहमियत नहीं है, ठीक है। योर डिग्री बिकम जस्ट अ पेपर, पीस ऑफ पेपर। तो आप कोशिश करें जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको 100% करें और उसको सही तरीके से करें, और आप अपनी एफर्ट्स जो है, एनर्जी, उसको पॉजिटिव साइड में यूज़ करें। क्योंकि हमारे पास बच्चे जो है ना वो बहुत ही आजकल एक तो जल्दी में होते हैं, टाइम नहीं दे पाते, पेशेंस नहीं होते उनके पास, रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन उनको मिस यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, अपने टाइम की कदर करें। लेकिन अब दुनिया आपके सामने है, समझे, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज में हम रह रहे हैं,
आप सिर्फ टाइम को सही तरीके से यूज़ करें और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, तो फ्यूचर आपका सिक्योर है। अदरवाइज आप जो है ना चाहे 15 डिग्रीज कर लें और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो उन डिग्रीज का कोई यूज़ नहीं है। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने सर से बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और बहुत अहम जो टिप्स थी, गाइडलाइंस थी, या मैं ये कहूँगा क्रक्स पॉइंट्स थे वो आपको मिल चुके हैं। आप ज़ेबस में कैसे एनरोल हो सकते हैं, क्या टेस्ट होगा, किस कदर होगा, आप जब आएंगे एनरोल्ड होने के बाद आप जो हमारा जैप डेस्क है उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, फाइनल जब आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तकरीबन सारी चीज़ें जिसमें हमने आपकी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। सर वंस अगेन हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड टाइम कि आपने हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा इनविटेशन कबूल किया और हमारे साथ रहे। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दे इजाजत, फी अमान अल्लाह।